जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम अपने स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हुए हैं, उनका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। हमारे सामने जो विश्लेषण है उसका शीर्षक है भारत की ऊर्जा क्रांति और आर्थिक उत्थान। और देखिए, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। हाँ, जैसे ये विश्लेषण बताता है कि 2025 तक भारत 4.3 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो 2014 के मुकाबले लगभग दोगुनी है। बिल्कुल। और इसमें ऊर्जा क्षेत्र के जो रणनीतिक सुधार है, उनका एक बड़ा हाथ रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। भारत की आज की स्थिति देखें तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी, पिछली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6.7% रही। हाँ। और ऊर्जा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और एलएनजी आयातक भी। और भविष्य की मांग का अनुमान भी बहुत बड़ा है। 2047 तक 2.5 गुना वृद्धि का अनुमान है। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा बदलाव ये सब हुआ कैसे? क्या कोई खास रणनीति थी इसके पीछे? हाँ देखिए, इसके मूल में एक सोची समझी एक व्यापक रणनीति है। भारत ने ऊर्जा में 3 मुख्य चुनौतियों का सामना किया: उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता। उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता। अच्छा। हाँ, इसका मतलब था कि एक तो ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने, अलग अलग जगहों से मंगवाना। दूसरा, अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाना। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर, विंड पावर, उसको तेजी से अपनाना। और चौथा, ये सब करते हुए ये भी देखना कि ऊर्जा आम आदमी के लिए महंगी ना पड़े, अफोर्डेबल रहे। ये तो सुनने में काफी व्यापक लगता है। इसे जमीन पर कैसे उतारा गया? जैसे आपने कहा घरेलू उत्पादन बढ़ाना, उस मोर्चे पर क्या हुआ? बिल्कुल, यहीं पर आप देखें तो अपस्ट्रीम सेक्टर यानी तेल और गैस की खोज और उत्पादन में जो बदलाव हुए वो बहुत अहम है। अच्छा। जैसे अन्वेषण के लिए जो क्षेत्र उपलब्ध हैं वो 2021 में सिर्फ 8% था, वो 2025 में बढ़कर 16% हो गया। 2 गुना। हाँ, और लक्ष्य है कि 2030 तक इसे 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक ले जाया जाए। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए पॉलिसी में भी कुछ बदलाव करने पड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कई नीतिगत सुधार हुए। जैसे पहले नो गो क्षेत्र होते थे जहां खोज की मनाही थी, उनमें 99% तक कमी कर दी गई। अच्छा। फिर एक नई पॉलिसी आई, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP। इससे क्या हुआ कि कंपनियों को खुद ब्लॉक चुनने की आजादी मिली। मतलब प्रक्रिया तेज हुई। हाँ, लाइसेंसिंग तेज हुई। और एक और बड़ा बदलाव था रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। पहले प्रोडक्शन शेयरिंग था, वो थोड़ा जटिल था, ये ज्यादा सरल और पारदर्शी है। और इसमें तकनीक ने भी कुछ मदद की। हाँ, तकनीक का भी बड़ा रोल रहा। जैसे नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम से देश का जियोलॉजिकल डेटा बेहतर हुआ, मिशन अन्वेषण चलाकर नई खोजों पर जोर दिया गया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि 25 से ज्यादा नए हाइड्रोकार्बन भंडार मिले, और साथ ही ONGC जैसी जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ा रही हैं। जैसे मुंबई हाई में अनुमान है कि तेल उत्पादन 44% और गैस 89% तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन ये तेल और गैस लोगों तक, इंडस्ट्री तक पहुंचे, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका क्या? सही सवाल है। यहीं पर डाउनस्ट्रीम यानी रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का रोल आता है। आज देखिए, देश में 24,000 किलोमीटर लंबी प्रोडक्ट पाइपलाइन है। 24,000 किलोमीटर? हाँ, और 96,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। रोज लगभग 6.7 करोड़ लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। और जो घरों में गैस पहुंचती है, पाइप वाली गैस? हाँ, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD नेटवर्क, उसका भी जबरदस्त विस्तार हुआ है। 2014 में सिर्फ 55 शहरों या इलाकों में था, 2025 तक 307 तक पहुंच गया है। बाप रे। PNG कनेक्शन, जो पाइप से गैस आती है, वो 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए हैं। और CNG स्टेशन भी जो गाड़ियों में गैस भरते हैं, वो 7,500 से ज्यादा हो गए हैं। और ये सब महंगा तो नहीं हुआ? आपने सामर्थ्य की बात की थी। हाँ, उस पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे एक राष्ट्र एक ग्रिड एक टैरिफ लागू किया गया है पाइपलाइन के लिए, ताकि दूर के इलाकों तक भी गैस पहुंचाने का खर्चा ज्यादा ना हो। ये तो हुई पारंपरिक ऊर्जा की बात, लेकिन आजकल तो हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी का जोर है। उस दिशा में क्या हो रहा है? बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी पर भी उतना ही फोकस है। जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना, वो 2013 में सिर्फ 1.5% था, अब 2025 में लगभग 20% तक पहुंच गया है। 20%? इसका क्या फायदा हुआ?
दूसरा, हमें बाहर से कच्चा तेल कम मंगाना पड़ा, जिससे लगभग 1.26 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची। ये तो काफी बड़ी बचत है। इथेनॉल के अलावा और कुछ? हाँ, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर भी जोर है। इसके लिए सैटैट नाम की एक पहल है। 100 से ज्यादा सीबीजी प्लांट लग चुके हैं और लक्ष्य है कि 2028 तक 5% सीबीजी मिलाना अनिवार्य कर दिया जाए। और वो जो भविष्य का ईंधन कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन? हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम तेजी से चल रहा है। 8.62 लाख टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। और जो बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं, IOCL, BPCL, HPCL, वो सब इसमें निवेश कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। अच्छा, ये सब तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव तो समझ आए। क्या संस्थागत स्तर पर, मतलब नियमों कानूनों में भी कुछ सुधार हुए? हाँ, वो भी जरूरी था। जैसे हाल ही में ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया है। इसमें एक हाइब्रिड लीज का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड लीज? वो क्या है? इसका मतलब है कि एक ही लाइसेंस के तहत आप उसी जमीन पर पारंपरिक तेल गैस भी निकाल सकते हैं और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड का प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच। बिल्कुल। और जो छोटे तेल क्षेत्र खोजे गए थे, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स, DSF, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। और इन सब अलग-अलग चीजों को जोड़ने में, समन्वय बनाने में तकनीक कैसे मदद कर रही है? उसके लिए PM गति शक्ति पहल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा एनर्जी एसेट्स, पाइपलाइन वगैरह को डिजिटल मैप पे डाल दिया गया है। अच्छा। इससे प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स को लागू करने में बहुत एफिशिएंसी आई है। जैसे इंडो नेपाल पाइपलाइन या समृद्धि यूटिलिटी कॉरिडोर में इसका फायदा दिखा। तो घूम फिर के बात आती है आम उपभोक्ता पर। इन सब का आम आदमी पर क्या असर हुआ? और शायद यही सबसे अहम बात है कि ये पूरी रणनीति आप देखें तो उपभोक्ता केंद्रित रही है। जैसे जब दुनिया भर में LPG सिलेंडर के दाम 58% तक बढ़ रहे थे, हाँ, वो दौर था। तब भी भारत में खासकर जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनको सब्सिडी वाली दरें मिलती रही। ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश की गई, टारगेटेड सब्सिडी दी गई। तो मतलब वैश्विक झटकों का असर कम हुआ? हाँ, कोशिश यही रही। तो ये वाकई में एक तरह से ऊर्जा चिंता से ऊर्जा आत्मविश्वास की तरफ एक बड़ा कदम है। ऊर्जा अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह गई है, ये भारत की संप्रभुता और विकास का एक रणनीतिक जरिया बन गई है। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि भारत का जो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कई परतों वाला है। इसमें अपने देश में क्षमता बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ग्रीन एनर्जी को अपनाना और पॉलिसी सुधार करना शामिल है। और ये सब आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये आर्थिक मजबूती और रणनीतिक आजादी की भी कहानी है। और शायद दूसरे विकासशील देशों के लिए भी इसमें कुछ सीखने को है कि कैसे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने सुना कि 2047 तक भारत की ऊर्जा मांग 2.5 गुना बढ़ने वाली है। तो ऐसे में अपने क्लाइमेट लक्ष्यों को भी पूरा करते हुए इस विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए भविष्य में और कौन से नए आइडियाज या पॉलिसी बदलाव जरूरी हो सकते हैं? और हाँ, विशेषकर जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विश्लेषण समसामयिक मामलों की गहरी समझ बनाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आगे उन पर भी बात करें।